नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको उस खतरनाक गठजोड़ के बारे में बताएंगे जिसके आगे कोर्ट का आदेश और उसका पालन कराने वाले पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ जाता है। यह गठजोड़ है अवैध अतिक्रमण और धर्म का गठजोड़, जहां अवैध कब्जों को बचाने के लिए मजहब की दीवार खड़ी कर दी जाती है, जिसे भेदना कानून के रखवालों के लिए मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में फैज़-ए-इलाही मस्जिद की आड़ में आसपास की 38,000 वर्ग फुट जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। यह जमीन फुटपाथ, सड़क, रामलीला मैदान की थी। जब कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम ये कब्जा हटाने के लिए वहां गई तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस देश में धर्म के नाम पर होने वाले अतिक्रमण को हटाना इतना मुश्किल क्यों है। आज आपको यह भी बताएंगे कि देश में जिस तेजी से स्कूल, अस्पताल, कारखाने नहीं बन रहे, उससे ज्यादा तेजी से धार्मिक स्थल बन रहे हैं, जो कि अवैध अतिक्रमण का जरिया भी बन रहे हैं। और यह अतिक्रमण अब लाइलाज होता जा रहा है। इसके बाद आपको ईरान में और तेज हो चुकी विद्रोह की आग के बारे में बताएंगे, जिसकी लपटें अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली ख़मैनी के सिंहासन तक पहुंचने लगे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन अब इसके निशाने पर ख़ामेनी की सत्ता है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ख़ामेनी रशिया भी भाग सकते हैं। ईरान में विरोध की आग करीब 25 प्रांत और 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। अब इसे रोक पाना ख़ामेनी के लिए आसान नहीं होने वाला। और मेरी AI वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं हरियाणा से आई तस्वीर दिखाऊंगी जो सोचने पर मजबूर करती है। वहां एक महिला ने 10 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया है। इसने महिला स्वास्थ्य और बेटे की चाहत को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। बड़ी बात यह है कि इस बच्चे के पिता को उनकी सभी बेटियों के नाम तक याद नहीं थे। लेकिन आज सबसे पहले आप इस गठजोड़ को देखिए, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के लिए सुरक्षा की एक गारंटी बन गई है। सुरक्षा चक्र, यह गठजोड़ है धर्म और अतिक्रमण का। हमारे देश में सड़क, हाईवे, सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे धर्म के नाम पर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसे मामलों में अतिक्रमण को धार्मिक रूप मिलता है और फिर सालों साल ये मामला या तो अदालत में लंबित रहते हैं या इनके नाम पर हिंसा की जाती है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि अवैध कब्जे देखते ही देखते स्थायी, परमानेंट हो जाते हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अदालतों में जाइए तो वहां पर लंबा मामला चलता है और फिर अतिक्रमण हटाने जाइए तो पत्थर चलता है। देर रात दिल्ली में रामलीला मैदान के पास जो कुछ हुआ, वो इसी स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो चुप्पी जो धर्म के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ साधी जाती है, वो मौन जो पूरे देश में धर्म के नाम पर एक भय, एक डर की वजह से अपनाई जाती है, वो चुप्पी जो गूंज गूंज कर यह बताती है कि अवैध अतिक्रमण नहीं हटा तो ये शहर कोलैप्स कर जाएंगे। ऐसी तमाम सड़कें हैं वहां पर जहां से गाड़ी का भी गुजरना मुश्किल नहीं, अब मुमकिन नहीं है। आज पूरे देश में इस घटना को लेकर एक बहस छिड़ी है और ये कहा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी मस्जिदों पर अतिक्रमण की आड़ में सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन दावों पर हो सकता है यकीन भी कर लिया होगा, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस मामले में धर्म का कार्ड क्यों खेला जा रहा है, कैसे अब हमारे देश में अवैध कब्जों के खिलाफ धर्म की एक विशाल दीवार खड़ी हो चुकी है और इस विशाल दीवार को कोई भी ढाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये पूरा मामला दिल्ली की उस मस्जिद से जुड़ा है जिसे फैज़-ए-इलाही मस्जिद कहते हैं। ये वही मस्जिद है जहां लाल किले के पास आतंकवादी हमला करने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद 10 मिनट तक रुका था और तब ये सवाल भी उठे थे कि क्या इस मस्जिद में डॉक्टर उमर मोहम्मद की किसी से मुलाकात हुई थी। ये मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान या तुर्कमान गेट के पास है, जहां से संसद भवन की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर।
पिछले साल सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके ये बताया कि फैज़े इलाही मस्जिद के जो आसपास है, जितनी भी सरकारी जमीन है, उस पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। यहां हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि इस याचिका में मस्जिद को अवैध नहीं बताया गया है। कोई भी सुनवाई या तो कोर्ट में या प्रशासन की तरफ से मस्जिद के खिलाफ हुई ही नहीं है। कोई भी जो ढाने की कार्रवाई थी या डेमोलिशन की कार्रवाई थी, वो मस्जिद पर होनी ही नहीं थी। ये सिर्फ आसपास के अवैध अतिक्रमण पर होनी थी। और शायद मस्जिद जाने वाले भी सोचते होंगे कि उनके लिए वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, गाड़ी पार्क करना कितना मुश्किल है, वहां से गुजरना कितना मुश्किल है, क्योंकि पूरे इलाके में अवैध अतिक्रमण इतना हो चुका है। अवैध मस्जिद को नहीं बताया गया था और ना ही कोर्ट में मस्जिद को अवैध बताने पर कोई सुनवाई भी हुई। पूरा मामला बस यह था कि मस्जिद के आसपास जो सरकारी जमीन है, उस पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण हुआ। अक्टूबर 2025 में इस जगह का एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे में अवैध कब्जे के आरोपों को सही माना गया था। और इसी के बाद नवंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली नगर निगम, यह हाई कोर्ट का आदेश है, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को अगले 3 महीने के अंदर इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। जितनी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जाना था, उस जमीन का आकार 38,940 वर्ग फुट है। यानी यह जमीन एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। और 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली नगर निगम ने इस जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन इस नोटिस के बाद भी इस सरकारी जमीन को खाली नहीं किया गया। और जब 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात लगभग 32 बुलडोजर इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए रामलीला मैदान के पास पहुंचे और स्थानीय लोगों को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई, तो कुछ लोगों ने, अभी यह तय नहीं है कि वो स्थानीय लोग थे या बाहरी लोग थे जो जानबूझकर लोगों को उकसा रहे थे या भड़का रहे थे या अफवाह फैला रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि नगर निगम के बुलडोजर फैज़े इलाही मस्जिद को गिराने आए। ये पूरी तरह से गलत है, सिर्फ अफवाह है। मस्जिद को तो आसपास और सुंदर बनाने के लिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध निर्माण है, उसको हटाया जा रहा था। अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद को ढाने के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंचे हैं और इसके बाद इस अफवाह के कारण हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब हैरानी की बात यह है कि जब यह अफवाह फैली, तभी सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को भी भड़काने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, अब तो जागो। यह भी कहा गया कि मुसलमानों ने आज कुछ नहीं किया तो एक एक करके उनकी सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। यह भी कहा गया कि मुसलमानों को अपना धर्म बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। यह भी बोला गया कि स्थानीय लोग अपनी दुकानें बंद करके फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाए और आज की रात ये बताना है कि मुसलमानों की मस्जिदों को कोई छू नहीं सकता। और ये वीडियोस खूब सर्कुलेट हो रही थी, फैल रही थी, लाइक की जा रही थी सोशल मीडिया पर। ये सारी बातें तब बोली गई जब मस्जिद पर बुलडोजर चलना ही नहीं था। आप सोचिए कैसे सुनियोजित तरीके से एक अफवाह को फैलाया जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, कोर्ट के फैसले पर आए हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उन्माद पैदा किया जाता है। और ये सब कुछ वीडियोस बना बनाकर वहां पर मौकाए वारदात से बाकायदा किया जा रहा था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन इस अफवाह के कारण पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इस हमले के 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा वीडियोस हैं और इनमें कुछ वीडियोस में साफ साफ दिख रहा है कि हिंसा से पहले भीड़ को पुलिस के खिलाफ भड़काया गया था। आप इन 2 वीडियोस को देखिए। एक शख्स इनमें यह कहता है कि दिल्ली पुलिस फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चला रही है और अगर मुसलमान अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इसी तरह के दूसरे वीडियोस में एक और शख्स ये कहता है कि मुसलमान अपनी दुकानों को बंद करके फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाएं और वो खुद अपनी आंखों से देखें कि मुसलमानों के साथ कैसी ज्यादती हो रही है। धर्म का रंग जानबूझकर इस पर डाला जा रहा था। मस्जिद को लेकर बार बार बात इसलिए कही जा रही थी ताकि लोग, मतलब इस मुद्दे पर इमोशनली एक उन्माद, उनमें गुस्सा एक पैदा हो और वो सड़कों पर निकले। हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें एक आरोपी ये बता रहा है कि लोगों को किस रास्ते से फैज़े इलाही तक पहुंचना है और पुलिस को मस्जिद पर बुलडोजर चलाने से रोकना है।
इस आरोपी का नाम सैयद सरफराज मियां है और पुलिस अब इसकी भी तलाश कर रही है। तो ये पूरा सिलसिला अब काफी हद तक आप समझ गए होंगे, कैसे धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा था, घरों से कैसे, क्योंकि रात में हो रहा था, घरों से कैसे उन्हें इस ठंड में निकाला जाए, गुस्सा दिखाने के लिए भड़काया जाए, उन्माद फैलाया जाए, इसलिए ये सारी मेहनत हो रही थी। बाकायदा वीडियोस बना बनाकर फैलाए जा रहे थे। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इससे आपके मन में वो तस्वीर साफ होगी, क्योंकि इस हिंसा के लिए कैसे सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, उस पर हमने कुछ डेटा निकाला है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिस पर यह लिखा है कि जब शहर सो रहा था, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद, मुसलमानों अब भी नींद में हो। इसी पोस्ट में जूम इन कीजिए, क्योंकि जब आप देखते हैं किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, ये वाला वीडियो है, जूम इन कीजिए इस वाले हिस्से में। जब शहर सो रहा था, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद। मस्जिद पर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है, आसपास के अवैध अतिक्रमण पर होना है, पर धर्म का चोला कैसे पहनाया जाए, कैसे लोगों को उकसाया जाए, कैसे इमोशनली लोगों को चार्ज किया जाए, इसीलिए सीधा लिख रहे हैं, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद, मुसलमानों अब भी नींद में हो, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, टूटा हुआ दिल, सिर्फ भड़काने उकसाने के लिए। इसी पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि देर रात को इस पूरे मस्जिद को तोड़ दिया गया है, और यह अकाउंट फरीदाबाद में पार्षद का चुनाव लड़ चुके एक नेता का है, जिसका नाम है इमरान जलाल। फैज़े इलाही मस्जिद रात 12 से 3 बजे के बीच तोड़ दी गई। भाई साहब बता रहे हैं, तोड़ दी गई। ये सोचिए, आप चुनाव लड़ चुका है। तो आप समझ रहे हैं जलाल इमरान की इस पोस्ट के जरिए क्या समझाया जा रहा था, क्या भड़काया जा रहा था, क्या लोगों के दिमाग में भरा जा रहा था। सबसे पहले तो रातों रात ये अफवाह फैला दो कि मस्जिद गिरा दी गई। दूसरा कि तुम कर क्या रहे हो, ये उकसाया जा रहा था कि तुम कब तक नींद में सोते रहोगे। अब दूसरा अकाउंट देखिए, जो शमीम खान का है। ये व्यक्ति खुद को डिजिटल क्रिएटर बताता है और इसके फेसबुक पर लगभग 47,000 फॉलोअर्स है, और इसने भी वही वीडियो शेयर किया जो इमरान जलाल ने किया था। खुद को हरियाणा के नूह का निवासी बताने वाला यह व्यक्ति भी यही झूठा दावा कर रहा था कि देर रात दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ दिया गया है। ये देखिए, दिल्ली फैज़ इलाही मस्जिद के बारे में सीधा लिख रहा है, 12 से 3 बजे के दरमियान उसे गिरा दिया गया है। सेम वीडियो शेयर कर रहा है, जूम इन कीजिए, सेम वीडियो ये वाला ये उसने शेयर किया है। वही टेक्स्ट है जो इमरान जलाल ने लिखा था, वही यहां पर भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर वीडियो को ज्यादा शेयर करने की अपील भी वो करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टॉप पर जूम इन कीजिए, यहां पर ऊपर में ये वाले हिस्से में ये देखिए, यहां पर वो लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फैलाएं, ताकि अफवाह फैले, आधी रात में फैले और बार बार लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया जाए। अब तीसरा अकाउंट देखिए, तीसरा अकाउंट है रिजवान पाशा का। रिजवान पाशा का ये अकाउंट, जिसमें मस्जिद दरगाह फैज़े इलाही तोड़ फोड़ के बाद की तस्वीर है। अब वो सीधा क्लेम कर रहा है कि भाई मस्जिद तोड़ दी गई है। रिजवान पाशा ये कह रहा है, ये भी अपने आप को एक डिजिटल क्रिएटर बताता है। इसके भी फेसबुक अकाउंट पर कम से कम 30,000 फॉलोअर्स है। जूम इन करके दिखा दीजिए, 30,000 फॉलोअर्स। और इसने भी यही झूठा दावा किया कि दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ दिया गया है, और ये सूची बहुत लंबी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐसे अकाउंट से मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई गई, जिनके फॉलोअर्स हजारों में, लाखों में है, और इस तरह से अफवाह फैलाई गई। इसके अलावा जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव कराया, उनके नाम भी देख लीजिए। आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, और इस तरफ भी आपको दिखा देते हैं, उजैफ, आसिफ और आजिम, माफ कीजिएगा, और इरफान। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव कराया, और इस दौरान वहां धार्मिक नारे भी लगाए गए। अब उस शख्स की भी पहचान हो चुकी है जिस पर यह आरोप है कि उसी ने सबसे पहले ये बात फैलाई पूरे इलाके में कि मस्जिद तोड़ दी गई है। ये वही लड़का है जिसने मुसलमानों को भड़काने के लिए कहा था कि अगर आज ज्यादा से ज्यादा मुसलमान सड़कों पर नहीं आए तो मुसलमानों को कोई नहीं बचा पाएगा। आप समझ रहे हैं, इसके दो मतलब मोडस ऑपरेंडाई जो ये है, इसमें दो लक्ष्य है।
एक तो लोगों को धार्मिक रूप से उकसाना, उन्माद पैदा करना कि आपकी मस्जिद तोड़ी जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत था। अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, मस्जिद को छूने की भी बात नहीं थी। दूसरा कि अगर आप घर में बैठे हैं तो आप अपने कौम के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी घरों से निकलिए। इसके अलावा आरोपी अदनान और मोहम्मद समीर ने भी इस मामले में भीड़ को गुमराह किया। ये झूठ फैलाया कि एमसीडी रात के अंधेरे में फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चला रही है, और इसके लिए इन तस्वीरों को वायरल किया गया, जिन्हें एक नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि पुलिस वाकई में मस्जिद को तोड़ रही है, जबकि ये सच है ही नहीं। इस वीडियो की सच्चाई यह है कि नगर निगम ने मस्जिद के आसपास बने उस अवैध अतिक्रमण को ढाया है जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। और इनमें एक बारात घर है, एक डिस्पेंसरी है, एक पार्किंग एरिया है। यहां एक सवाल मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर भी उठ रहा है, जो न सिर्फ रामपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, बल्कि संसद भवन के पास पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो जकारिया जामा मस्जिद है उसके भी इमाम हैं। हमारे पास ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिनसे ये पुष्टि होती है कि घटना के वक्त मोहिबुल्लाह नदवी फैज़े इलाही मस्जिद आए थे, और आरोप है कि उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भीड़ को उकसाने की कोशिश की थी, और अब पुलिस उनसे भी पूछताछ की तैयारी कर रही। ये मामला विशुद्ध रूप से अवैध कब्जे का है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आपको कोई ये नहीं बता रहा कि अगर मंदिरों के इर्द गिर्द भी अतिक्रमण है तो इस देश में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जब मंदिरों के आसपास से भी अतिक्रमण हटाया गया है, यहां तक कि दीवारें भी तोड़ी गई हैं। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज हम अवैध कब्जे को बचाने के लिए खड़ी की जा रही धर्म की इस दीवार को गिराना चाहते हैं, और आपको वो सच दिखाना चाहते हैं जो कई लोगों को हजम नहीं होगा। मैं फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं। फैज़े इलाही मस्जिद के पास पूरा इलाका समझिए कि मामला है क्या। तो ये है फैज़े इलाही मस्जिद। अब इस मस्जिद की जिस अवैध कब्जे को बचाने की कोशिश हो रही है, उसकी पोल गूगल अर्थ की तस्वीरों में अपने आप खुल जाती है। ये देखिए, मस्जिद ये है। अब ऐसे में मस्जिद के आसपास जो खाली जगह है, आसफ अली रोड यहां पर जाती है, ये सड़क आपको उधर दिखाई दे रही है, उधर रामलीला मैदान है जिसकी तरफ से ये बुलडोजर आए, सरकारी जमीन पर कब्जा की जो बात है। अब इसी में 2010 से सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तब आप देखिए कि ये एग्जैक्ट जगह है जहां पर फैज़े इलाही मस्जिद है, और मस्जिद के आसपास खाली जगह है। आपको दिख रहा है, जूम इन करके दिखा दीजिए। जो ये खाली जगह है वो पूरी तरह से हमने नीला कर दिया है। पूरा आप इलाका देखिए। ये साल 2010 की सैटेलाइट तस्वीर है जिनमें फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह खाली है। ये वो वक्त था जब मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हुआ था, और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। लेकिन अब आप इन्हीं तस्वीरों की तुलना साल 2015 की इन सैटेलाइट तस्वीरों से कीजिए। इनमें साफ नजर आता है कि 5 सालों के अंदर मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा शुरू हो गया था, और आने वाले सालों में तेजी से बढ़ता चला गया। ये देखिए, ये पूरा इलाका। जब आप साल 2015 की सैटेलाइट तस्वीर देखेंगे तो इस पूरे इलाके में पूरी तरह से मस्जिद के आसपास निर्माण कार्य शुरू हो गया था, और उसके कब्जे की पूरी तैयारी थी। 5 साल में सरकारी जमीन पर यह कब्जा हुआ। 2010 से लेकर 2015 के बीच की ये तस्वीरें हैं। साल 2010 में मस्जिद के आसपास की जो जगह खाली दिखती थी, उस जगह पर 21 में अवैध ढांचे बना लिए गए। ये देखिए, और साल 2022 में इनका और विस्तार हो गया। और अब आप साल 2025 की तस्वीरों की तुलना साल 2010 की तस्वीरों से कीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि देखिए इस पूरे इलाके में किस तरह से अवैध निर्माण हो चुका है। गूगल अर्थ जिसकी तस्वीरें पूरी पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं 2010 से लेकर 2022। साल 2025 में मस्जिद के आसपास का जो पूरी जमीन है उस पर अवैध कब्जा नजर आता है, और ये तस्वीरें हमने नहीं, गूगल अर्थ से निकाली हुई है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिन्हें कोई भी इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। अब जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, वो लोग जानते थे कि गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद यहां धर्म की आड़ ली गई। इस अवैध कब्जे को बचाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला गया, और आज मस्जिद के नाम पर इस अवैध कब्जे का बचाव किया जा रहा है। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हमारे देश में सबसे खतरनाक गठजोड़
धर्म और अतिक्रमण का है। लेकिन इसी के साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि वो तमाम एजेंसियां जो आज अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हैं, वो आखिर क्यों आंखें बंद करके बैठी रहीं जब ये अतिक्रमण वहां पर हो रहा था। हमें राजधानी ही नहीं, पूरे देश में अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए एक एसओपी बनाना पड़ेगा, और अगर एसओपी है तो उसको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अवैध अतिक्रमण जब किया जा रहा हो तब तो आंखें बंद कर ली जाए, जिस भी वजह से, फायदा देखकर या फिर क्यों परेशान होना है यह सोचकर, जिस भी वजह से आंखें बंद की जाती हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अवैध कब्जा नहीं होने देना ही किसी भी एजेंसी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। इस मामले में आपको वक्फ बोर्ड की भूमिका को भी आज समझना होगा, जो इस सरकारी जमीन में को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानता है। वक्फ बोर्ड कहता है कि फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जिस सरकारी जमीन पर बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, पार्किंग एरिया और कब्रिस्तान का निर्माण हुआ, वो सारी जमीन सरकार की नहीं है बल्कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड की है। जबकि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम वक्फ बोर्ड के इस दावे को गलत मानता है। दिल्ली नगर निगम और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस का कहना है कि आजादी से पहले साल 1940 में फैज़े इलाही मस्जिद को जो जमीन कानूनी रूप से लीज पर दी गई थी, उस जमीन का आकार कितना था आप जानते हैं? 0.195 एकड़, जो 8,494 वर्ग फुट होता है। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड बाकी की सरकारी जमीन पर कोई निर्माण नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ और मस्जिद के आसपास जो 38,940 वर्ग फुट जमीन खाली पड़ी थी, उस पर अलग अलग अवैध निर्माण स्थापित कर दिए गए। इन्हें मस्जिद की आड़ में सही बताया जाने लगा। इनमें भी 2,512 वर्ग फुट की जमीन लोक निर्माण विभाग की थी, जिस पर पहले फुटपाथ सड़क हुआ करती थी, जबकि 36,428 वर्ग फुट की जमीन दिल्ली नगर निगम की थी, जो रामलीला मैदान के दायरे में आती थी। लेकिन रामलीला मैदान की जमीन पर मस्जिद की आड़ में अवैध ढांचे बनते चले गए। यह मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, अक्टूबर 2025 में इस पर पूरी जमीन का सर्वे किया गया, तो मुस्लिम पक्ष एक भी ऐसा दस्तावेज, ऐसा कागज नहीं पेश कर पाया जिससे सरकारी जमीन को वो अपना बता सके। और इसी बात को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 नवंबर 2025 को यह फैसला सुनाया कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी विभाग को अगले 3 महीने के अंदर रामलीला मैदान के आसपास की जितनी ये जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। अब क्या होता है? दिल्ली हाई कोर्ट के इसी आदेश पर एमसीडी की टीम कल रात 12 बजे 32 बुलडोजर्स, 32 बुलडोजर्स और 50 ट्रक और 200 मजदूरों के साथ अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। लेकिन इसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। जब ये अफवाह फैला दी गई कि पुलिस मस्जिद पर बुलडोजर चला रही है, क्योंकि लोग जानते कि अवैध कब्जा हटाया जा रहा है तो वैसे ही वो अपने घरों में ही रहते, लेकिन मस्जिद के नाम पर लोगों को उकसाया गया। तब वहां हिंसा भड़क गई। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ये वो अवैध निर्माण था जिसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद डेमोलिश किया गया। अब यही आसपास जो तुर्कमान गेट का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहीं पर भीड़ देर रात इकट्ठा होती है मंगलवार को तकरीबन 10 बजे के आसपास। चूंकि दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की रामलीला ग्राउंड तुर्कमान गेट के आसपास, और ये कहा कि एमसीडी का एक्शन होगा तो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए। और उसी दौरान धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वीडियो डाला जाने लगा कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अफवाह फैलाई गई कि फैज़े इलाही मस्जिद को ढाया जाएगा। अब 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन जो अफवाह फैलाएगी उसकी वजह से देर रात काफी पथराव हुआ, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं बुरी तरीके से। एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन अब इस तरह के सोशल मीडिया पर जो वीडियोस डाले गए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर सोशल मीडिया जो मॉनिटरिंग सेल है वो भी इस तरह के वीडियो को आइडेंटिफाई कर रही है। और चूंकि अभी भी यहाँ पर एमसीडी का एक्शन है वो जारी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर बुलडोजर आपको दिखाई देगा। तुर्कमान गेट के पास जिस इलाके में ये पूरी हिंसा हुई, वो इलाका दिल्ली के सीताराम वार्ड में आता है। ये वार्ड उसी मटिया महल विधानसभा सीट का हिस्सा है जहां अब हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं।
इस इलाके में मुस्लिम आबादी लगभग 60% है और हिंदू आबादी 40%। और आपको यकीन नहीं होगा कि साल 1993 से आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब यहां कोई हिंदू उम्मीदवार विधायक बना। 15वीं शताब्दी में जब मुगल शासक शाहजहां ने पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया, तब उन्होंने किलेबंदी के लिए कुल 14 प्रवेश द्वार बनवाए थे। उन्हीं में से एक प्रवेश द्वार को तुर्कमान गेट कहा गया और यह नाम शाह तुर्कमान को समर्पित था, जो एक सूफी संत होने के साथ दिल्ली सल्तनत के दरबारी भी थे। बड़ी बात यह है कि उस दौर में फैज़ इलाही मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। यह मस्जिद सैयद फैज इलाही के नाम पर बनाई गई, जिन्हें परंपरागत रूप से मुगल काल के एक प्रतिष्ठित खानदान से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि यह मस्जिद 17वीं शताब्दी में ही बनाई गई थी। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस मस्जिद के लिए पहली बार साल 1940 में कुछ जमीन मुस्लिम पक्ष को लीज पर दी गई थी और इसी वजह से यह मस्जिद मुगल काल में बनी बाकी मस्जिदों से अलग नजर आती है। और अब इसी मस्जिद के आधार पर वक्फ बोर्ड इसके आसपास की सरकारी जमीन को भी अपना बताता है और ये कहता है कि जो फुटपाथ और सड़क की जमीन अवैध कब्जे के लिए घेरी गई, वो जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। आज दिल्ली का वक्फ बोर्ड खुद कहता है कि देश की राजधानी में कुल 28 एकड़ जमीन उसके अधिकार क्षेत्र में आती है और दिल्ली में वक्फ बोर्ड की कुल 1047 संपत्तियां हैं। ये भी वो संपत्तियां हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। इनके अतिरिक्त 123 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड अपना कहता है और ये कहता है कि आज इन संपत्तियों और जमीन की कीमत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का जो परिसर है उसे वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बताता है। राष्ट्रपति भवन की जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बताता है। इसी तरह जिस जमीन पर नए संसद भवन का निर्माण हुआ, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड अपना बताता है। पूर्व लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल भी ये कह चुके हैं कि भारत का संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। हम तो बस आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ये भी दावा करता है कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसकी जमीन पर बना है और बहुत लंबी सूची है। दिल्ली में भारतीय वायुसेना की जमीन से लेकर लोधी रोड के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स की जमीन तक वक्फ बोर्ड कई सरकारी संपत्तियों को अपना बताता है। और बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसे साक्षी नहीं है, ना कागज ना दस्तावेज, जिसे वो साबित तो करे इन दावों को। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड जिस सरकारी जमीन को चाहे वो अपना बता देता है और इसी वजह से अवैध कब्जे को लेकर इतना विवाद होता है। उदाहरण के लिए दावा है कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर जो अवैध बारात घर बनाया गया वो वक्फ बोर्ड से लीज पर लिया गया था और इस बारात घर का एक दिन का किराया 15,000 रुपए तक माना जाता है, जबकि हकीकत में यह बारात घर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बना है। आज सवाल यह है कि अगर सरकारी जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके उससे पैसा कमाया जाएगा तो ये कैसे स्वीकार्य है और कैसे इस अवैध कब्जे का कोई बचाव कर सकता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में जिस रफ्तार से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घर, फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर नहीं बने, उससे कई गुना रफ्तार से धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। साल 2001 के मुकाबले साल 2011 में धार्मिक स्थलों की संख्या में लगभग 25.6% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी दौरान फैक्ट्रियां, कारखानों और दफ्तरों की संख्या में सिर्फ 12.9% की वृद्धि हुई। अस्पताल और डिस्पेंसरी की संख्या में सिर्फ 13.1% की वृद्धि हुई और नए घरों की संख्या में सिर्फ 8.8% की वृद्धि हुई थी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारे देश में नए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का तेजी से निर्माण हो रहा है। इनमें भी बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो या तो सरकारी जमीन पर आरोपों के मुताबिक अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं, जिनका निर्माण विवादित भूमि पर हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल कुछ और है, क्योंकि देखिए ये जो फैज़े इलाही मस्जिद है वो तो जमीन उनको दी गई थी, आसपास के अतिक्रमण को अवैध माना गया, लेकिन जबरदस्ती वक्फ का नाम उसमें डाल देते हैं। अब इसी आधार पर अगर आप देखें तो उदाहरण के लिए उत्तराखंड की सरकार के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में वहां वन विभाग की जमीन पर 300 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, मदरसे, मंदिरों का निर्माण हुआ
और जब सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो बीच में धर्म की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। हलाल टाइम्स के मुताबिक आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिदें हैं, भारत में 4 लाख। बांग्लादेश में भी कम है हमसे, 3.5 लाख मस्जिदें। सऊदी अरब में और कम 3 लाख मस्जिदें। पाकिस्तान में और कम 1,10,000 मस्जिदें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे होना कोई विवाद का विषय नहीं। लेकिन जब इन धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी जमीन पर होता है तो इन्हें हटाने या उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। इनमें भी मस्जिदों के मामलों में यह विवाद दूसरा रूप ले लेता है। जब अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसे न सिर्फ मुस्लिम विरोधी बताया जाता है बल्कि इसे अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी से भी जोड़ दिया जाता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसों की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है और ऐसा कई बार हुआ है जब मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बता लेती है और उस पर कब्जा कर लेती है। आप उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला याद कीजिए, जहां बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन थी, उस पर अवैध कब्जा है और रेलवे का कहना है कि यहां उसकी कुल 78 एकड़ जमीन है और बाजार के हिसाब से इस जमीन की कुल कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए है। लेकिन क्योंकि इस इलाके में अब 4,500 परिवार रहते हैं और यहाँ 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 2 बैंक, पानी के 2 सरकारी टैंक, 10 से ज्यादा मस्जिद और 2 मंदिर है, इसलिए इस जमीन से अवैध कब्जा हटाना मुश्किल हो गया है। और यहां बात सिर्फ हल्द्वानी की नहीं है, हकीकत तो यह है कि हमारे देश में एक तरफ तो अतिक्रमण होता है, होने दिया जाता है और हमारे देश में फिर अतिक्रमण या अवैध कब्जा एक राष्ट्रीय समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई भी बाद में मुश्किल है। स्थिति यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस मामले में सेना की जमीन को भी नहीं बख्शा है। इसी देश में भारतीय सेना की 10,354 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है, आर्मी की जमीन पर। इसी देश में रेलवे की भी 2600 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है और जंगलों की बात तो मत ही कीजिए। जंगलों को बचाने के लिए शोर तो बहुत होता है, लेकिन इसी देश में कई लोगों ने वन विभाग की 18,55,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और यह जमीन दिल्ली जैसे 5 शहरों के बराबर है, 5 शहरों के बराबर, दिल्ली जैसे। इसके अलावा फुटपाथ और सड़कों की हालत और खराब है। अकेले दिल्ली शहर में 40% फुटपाथ ऐसे हैं जिन पर अलग अलग लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इनमें भी जो अतिक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक है वो धर्म के नाम पर किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग नियम कानून को मानते तक नहीं। पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है, बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी। गवर्नमेंट के अधिकारी वो बातचीत न करके सीधे ताकत के जोर पर कुचलना चाहते हैं, मगर ये तमाम चीजें इंसाफ पर मबनी नहीं हैं और इस तरह के कार्रवाइयों से आवाम का भरोसा सरकार से उठ जाता है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दुख जताते हुए कहा था कि आज भारत के ज्यादातर बड़े शहर किसी झुग्गी बस्ती में तब्दील हो गए और ये कहानी आज से नहीं बल्कि 75 वर्षों से चली आ रही है। इस अवैध कब्जे को अब रोकने की जरूरत है। उस समय अदालत ने यह भी कहा था कि हमारे देश में रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण है उसे तुरंत प्रभाव से खाली कराने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। सरकारों को ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इन जमीनों पर अवैध कब्जे होने दिए। लेकिन सोचिए, ये सब होता कहां है? आज अगर दिल्ली में मस्जिद के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो इसके लिए दिल्ली सरकार भी दोषी है, दिल्ली नगर निगम भी दोषी है, डीडीए भी दोषी है, लोक निर्माण विभाग भी दोषी है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस भी दोषी है और इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है। अगर ये सारे सरकारी विभाग
और इनके जिम्मेदारी अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करते तो ना तो इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता और ना ही बाकी जमीनों पर अतिक्रमण किया जाता। लेकिन हमारे देश में रिश्वत लेकर ऐसे अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता है और जब बाद में इन्हें हटाने की कोशिश होती है तो इसके खिलाफ सालों साल अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप खुद सोचिए, और जब कोर्ट की तरफ से भी कहा जाए तो इस तरह की पत्थरबाजी हो जाती है। आप खुद सोचिए, आज जब रेलवे या कोई सरकार किसी सरकारी जमीन को खाली कराने जाती है तो उसे इसके लिए सुरक्षा बल के सैनिकों की मदद लेनी पड़ती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराना कितनी बड़ी चुनौती है। आज भी हमारे देश में जब कोई व्यक्ति कहीं जमीन खरीदता है तो वो सबसे पहले उस जमीन के चारों तरफ दीवार खड़ी करवाता है ताकि उस जमीन पर कोई कब्जा ना कर ले। यानी ये जो अवैध कब्जे वाली बीमारी है ये भारत में बहुत गंभीर है और ये कागज नहीं दिखाएंगे वाले सिंड्रोम से तो निकलना ही पड़ेगा। और इनमें धर्म के नाम पर होने वाला अतिक्रमण भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। यहां इस खबर का एक और पहलू है, जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जहां हर 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 484 लोग रहते हैं, वहां सरकारी जमीनों का अतिक्रमण होना खतरनाक है। इससे भी खतरनाक यह है कि इनमें से कई अवैध कब्जों का बचाव करने के लिए धर्म का कार्ड खेला जाता है। धर्म के नाम पर इन अवैध कब्जों को सही ठहराने की कोशिश या फिर कह लीजिए हिमाकत की जाती है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिससे यह बताया गया था कि अगर आप सालाना 11 लाख रुपया कमाते हैं तो और हर साल 30% पैसे की बचत करते हैं, तब भी आपको मुंबई में अपना खुद का घर लेने में 109 साल लग जाएंगे। 109 ईयर्स। गुरुग्राम में घर लेने में 64 साल लग जाएंगे। भुवनेश्वर में 50 से 60 साल लग जाएंगे। बेंगलुरु में 36 साल लगेंगे। दिल्ली में 35 साल लग जाएंगे। आज इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो होम लोन और बिजनेस लोन लेकर अपना खुद का दुकान खरीदते हैं और हर महीने पूरी ईमानदारी से उसकी EMI बैंक को चुकाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सरकारी जमीन पर अपना अवैध कब्जा करके अपना घर, फैक्ट्री, दुकानें बना लेते हैं। और जब हमारी सरकारें इस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश करती हैं तो ऐसे मामले या तो सालों साल अदालतों में लंबित पड़े रहते हैं या फिर इन मामलों को धर्म के नाम पर डिस्काउंट ले दिया जाता है। और ये सिर्फ भारत में ही होता है। जिस पाकिस्तान में 96% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस पाकिस्तान में भी सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। पिछले साल जब इस्लामाबाद में यह साबित हुआ था कि मदनी मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके हुआ था, तो पाकिस्तान में इस मस्जिद को बुलडोजर से ढा दिया गया। वहां किसी ने इसे मुस्लिम विरोधी नहीं बताया था, जबकि इस अवैध मस्जिद को बनाने वाला भी मुसलमान था और इसे गिराने वाले सरकार के मुखिया भी मुसलमान थे। और जो लोग वहां पर पहुंचे होंगे, पुलिस वालों से लेकर बुलडोजर चलाने वाले, वो भी मुसलमान थे। इसी तरह इजिप्ट में 90% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां भी साल 2020 में 10 से ज्यादा मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि ये सारी मस्जिदें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। और जिस सऊदी अरब के मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उस सऊदी अरब में भी ऐसी कई मस्जिदों पर कार्रवाई की गई जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में जब अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई होती है, मस्जिद के आसपास के अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो तुरंत हाथों में पत्थर आ जाते हैं, लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। इसे मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया जाता है। और इसका कारण यह है कि हमारे देश में धार्मिक तुष्टीकरण की चिंता ज्यादा की जाती है। ऐसे मामलों में यह समझा जाता है कि अगर एक धर्म, एक समुदाय का समर्थन मिल गया तो एक मुश्त वोट तो अपनी झोली में रहेगा और यही वोट चुनाव में सरकार बनाने के काम आते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि इस राजनीति को बंद करना होगा। यह समझना होगा कि अतिक्रमण लोगों का अधिकार नहीं बन सकता। अतिक्रमण को धर्म का संरक्षण देना भारत की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा अपमान है। वैसे दिल्ली की इस घटना में अमन कमेटी की भी कुल 7 बैठकें हुई थी, जिनमें स्थानीय इलाके के SHO, DCP, JCP, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी शामिल हुए। लेकिन इन बैठकों के बाद भी मस्जिद को लेकर झूठी खबरें फैलाई गई, गुमराह किया गया लोगों को। अमन कमेटी उन लोगों को के समूह को कहते हैं जिसमें समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर तबके के लोग शामिल किया जाता है। और संवेदनशील मामलों में कोई भी कार्रवाई करने से पहले पुलिस उनके साथ बैठकें करती है, सहमति ली जाती है और उनसे चर्चा की जाती है। इस मामले में भी अमन कमेटी की कुल 7 बैठकें हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पर हमला हुआ
झूठ फैलाया गया कि पुलिस ने फैज़ इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हरियाणा राज्य जेंडर रेशियो में ऐतिहासिक सुधार का जश्न मना रहा था, तब हरियाणा का एक परिवार इस बात की खुशियां मना रहा है कि उनके घर 10 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। बड़ी शर्म आ रही है आज ये खबर पढ़ते हुए, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते। आज भी भारत के शहरों में, कस्बों में, कई जगहों पर आप जाएंगे तो ऐसा आपको कई परिवारों में दिखेगा। इसीलिए टीवी बंद मत कीजिएगा। बड़ी बात यह है कि जिस बेटे के इंतजार में 10 बेटियों ने जन्म लिया, उनके पिता को अपनी सभी बेटियों के नाम तक पता नहीं थे। इंतजार बस बेटे का था, लेकिन उन्होंने बेटे की खुशी में उसका नाम दिलखुश रख दिया है। भले उन्हें अपनी सभी बेटियों के नाम याद नहीं रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा। हालांकि इस घटना ने समाज में बेटे की चाहत और महिला के स्वास्थ्य से जुड़े सवालों को फिर से चर्चाओं में ला दिया। बच्चे होते रहने चाहिए जब तक बेटा न पैदा हो। 19 साल पहले साल 2007 में हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले संजय और सुनीता की शादी हुई। 1 साल बाद ही इनके घर बेटी हुई, लेकिन इनकी चाहत बेटे की थी और इस चाहत में एक के बाद एक 10 बेटियां पैदा हो गईं। लेकिन बेटे की चाहत खत्म नहीं हुई और अब जब 19 साल में 11वीं डिलीवरी हुई तो उनके घर बेटे का जन्म हुआ। अब ये परिवार इतना खुश है कि बेटे का नाम दिल खुश रखा है और जश्न मनाते हुए मिठाई बांटी। लेकिन विडंबना ये है कि बेटे के जन्म पर खुशी मनाने वाले इस पिता को सभी बेटियों के नाम भी याद नहीं। 10 बेटियां जी। हाँ 10 बेटियां। क्या नाम है जी इनकी? 10 बेटियों में जी बड़ी बेटी का नाम है जी सरीना है जी, उससे छोटी का है जी अमृता है जी, उससे छोटी का जी थोड़ा मैं भूल जाऊं कई बार बीच में, किरण सुशीला नाम है जी, सुशीला। हाँ वो भूल जाऊं जी। और उसके बाद है जी किरण है जी। 19 साल में 11 डिलीवरी ये जाहिर करती है कि एक महिला के स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा गया होगा। डॉक्टर ने बताया कि 10 डिलीवरी की वजह से महिला का शरीर पहले ही कमजोर हो चुका था और डिलीवरी के दौरान उन्हें 3 यूनिट खून चढ़ाना पड़ा। हालांकि इस पिता का कहना है कि वो बेटियों को बोझ नहीं समझते, लेकिन बेटे की चाहत में 10 बेटियों का जन्म होना उनके लिए बेटियों की अहमियत को बताने के लिए काफी है। ये स्थिति तब है जब हरियाणा लिंगानुपात सुधारने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। 11 बच्चों का ये पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पालता है। उनका कहना है कि बेटियों की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी सभी बेटियों का नाम तक नहीं जानते। लेकिन बेटे की चाहत के लिए एक महिला के स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखा गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए क्रिकेटर विराट कोहली वडोदरा पहुंचे, जहां वो एयरपोर्ट पर फैंस के बीच बुरी तरह घिर गए। उन्हें वहां से निकालने में सुरक्षा कर्मियों की हालत खराब हो गई। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की फैन फॉलोइंग किसी से छुपी नहीं है। देश में उनके लाखों चाहने वाले हैं। नया वीडियो वडोदरा का है, जहां वो न्यूजीलैंड के साथ शुरू हो रही वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें समर्थकों ने बुरी तरह घेर लिया। हर प्रशंसक उनका फोटो लेने, उनके साथ सेल्फी लेने और उनके करीब जाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वो समर्थकों के बीच बुरी तरह फंस गए। हालांकि विराट कोहली इस दौरान बेहद शांत रहे और धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने चेन बनाकर विराट कोहली को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। फैंस का जबरदस्त उत्साह उनके स्टारडम को दिखाता है। हमें अपने खिलाड़ियों से मेडल तो चाहिए, लेकिन हम अपने देश की प्रतिभाओं और भविष्य की उम्मीदों का कितना ख्याल रखते हैं, इसकी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। राजस्थान के बाड़मेर में अंडर 19 नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रही है। इससे जुड़ी एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जब खिलाड़ियों को ठंड में जमीन पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर में अंडर 19 राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया है, जहां खिलाड़ियों के सोने के लिए भी उचित इंतजाम नहीं थे। इसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बाड़मेर में देश के अलग अलग राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ी आए हुए हैं। इसी के साथ खबरों के ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रहे, किसी से लगाव वो घाव है जो कभी नहीं भरता। नमस्कार।
ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज